चलो मैंने स्टार्ट कर दिया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ फ्री फॉल पैराशूट जम्प्स आउट ऑफ एन एरोप्लेन बट डज नॉट ओपन द पैराशूट अंटिल आफ्टर सम टाइम हैज elapsed। ये आपके सामने पूरी, ये रैंडम होंगे। मेरे पास जो है ना वो दूसरा रिसोर्स पैक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके हैं इसमें। आप इसको खाली देखें कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। यहाँ पर मेरे ख्याल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट चल रहा है, ऐसे ही है। यहाँ तक फिर डिक्रीज आ रहा है, फर्दर डिक्रीज, फर्दर डिक्रीज, फर्दर डिक्रीज, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। एम आई राइट? जब यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपकी टर्मिनल वेलोसिटी स्टार्ट होती है। फिर आपका पैराशूट ओपन होता है, यहाँ से ओपनिंग पैराशूट। आप स्लो डाउन हो जाते हैं क्योंकि पैराशूट ओपन होने के बाद एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाती है आपके पास, यू स्लो डाउन, और फिर आपके पास एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा, और फिर करते करते दोबारा R इज इक्वल टू W यहाँ पर हो जाता है, और आपको लो टर्मिनल वेलोसिटी दूसरी दफ़ा मिल जाती है। पहली दफ़ा हाई टर्मिनल वेलोसिटी मिली है, ठीक है। तो ये तो था अपना नॉलेज इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, आप रिलेट कर दें। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पैराशूट इमीडिएटली आफ्टर ही जम्प्ड फ्रॉम द एरोप्लेन। 10 मीटर per second square. How can you tell that acceleration decreases until point A on the graph method? Gradient is decreasing, yes, slope is decreasing, and slope is equal to acceleration. State why the acceleration of the parachute decreases until point A on the graph. क्यों वो decrease कर रहा होता है? Yes, 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 शाबाश। During fall V increases, सो आर आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने वर्ड में लिखना है, ठीक है। सो आर एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सो ये आपका आंसर बन जाता है। कंसीडर फ्रॉम ए बी ऑफ द ग्राफ, स्टेट व्हाट इज हैपनिंग टू द पैराशूट स्पीड इन दिस सेक्शन। ए बी किधर है, क्या हो रहा है यहाँ पे? इट इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है। व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड एट दिस सेक्शन? स्पीड कांस्टेंट है। What can we say about the forces on the parachute during this section? Air resistance किसके बराबर हो जाएगी? वेट के, that is, so forces are equal। अब देखो उसने कहा था फोर्सेस के बारे में बताएं, तो मैंने आपको कहा था 3 के बारे में आपने रिप्लाई करना, एयर रेजिस्टेंस, वेट और रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फिर क्या हुआ? 0, ठीक है। दैट्स हाउ यू गो विद इट। एट विच पॉइंट डिड द पैराशूटिस्ट ओपन हिज पैराशूट? बी पॉइंट पे वो ओपन कर रहा है क्योंकि उसके बाद स्पीड डिक्रीज कर रही है। वाई द स्पीड डिक्रीजेस फ्रॉम बी टू सी? पैराशूट yes has large surface area which rises air resistance। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने 30 तक करवाए थे आपके क्वेश्चन, 30 से आगे मैं किसी एक क्वेश्चन को रैंडमली पिक करता हूँ, सो दैट कि हमें कोई डिफरेंट चीज़ जो है वो मिल जाए करने के लिए। एक बात ज़हन में रखें कि आपने आने वाले उसके लिए असेसमेंट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ वेलोसिटी टाइम के और कुछ फोर्सेस टाइप के, ठीक है। तो हाँ, यही मोशन के चैप्टर में है ना, फोर्सेस भी तो आपने न्यूटन्स लॉ भी तो पढ़ ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ
क्वेश्चन 34 के ऊपर, अगर मेरे पास अगर ये अवेलेबल है इसमें दूसरे फॉर्मेट में, देखता हूँ क्या मेरे पास अवेलेबल है। ये मोमेंटम की आ रहे हैं, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पकड़ क्योंकि मेरे पास इधर सारे मौजूद नहीं है। इस जो आपके पास सोर्स पैक है ना, उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, ये बाकी की है। अभी मैंने ग्रुप के ऊपर ना सारा रिसोर्स पैक दोबारा भेजा है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन है, इसको टच करता हूँ मैं। कहता है शोज अ स्क्वायर डिसेंडिंग अ हिल साइड, शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन। आपके सामने नजर आ रहा है स्पीड टाइम ग्राफ। हाउ कैन यू टेल दैट एक्सेलरेशन ऑफ द स्क्वायर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द 8 seconds shown on the graph? Yes, slope of the graph या gradient of the graph that remains same, एक ही बात है। slope is same है and slope is equal to एक्सेलरेशन है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और अगर या सिमिलर इंफॉर्मेशन आप दें, सिमिलर इंफॉर्मेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी सेम थ्रू आउट द 8 सेकेंड, ये भी आप बात कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी सेम रहती है। तो इट्स जस्ट लाइक, अगर मैं इसको यूं करूं तो ये कितना बनता है, इधर ये 3 बनता है, तो नेक्स्ट 2 पे फिर 6 बनना चाहिए, और ये ऑलमोस्ट 6 बनता है, ठीक है। इज जस्ट लाइक दैट, ऐसे। तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी सेम रहती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन सेम रहता है। कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्क्वायर। नाउ इट्स अ कैलकुलेशन स्केल नाउ। तो एक्सेलरेशन आपके पास होता है v माइनस यू ओवर टी। तो v आपके पास है 6, u आपके पास है 0, टाइम है आपके पास 8, तो 6 डिवाइडेड बाय 8 जो भी आपके पास आंसर आएगा। इसमें सिर्फ ये देख लेना है आपने, सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेनी है आपने। जैसे मेरे पास अगर कैलकुलेटर हो तो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। 6 डिवाइडेड बाय 8 0.75। अब ये करेक्ट आंसर है क्योंकि आप एक सिग्निफिकेंट फिगर आगे राइज कर सकते हैं, समझ गए? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको राउंड ऑफ करके 0.8 भी कर सकते हो, लेकिन साथ ओरिजिनल आंसर भी आपने लिखा हुआ होगा, ठीक है। ओके, कहता है अनदर स्कीयर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द स्लोप। As his speed increases, the friction from the skier also increases. अब ये बात भी वाकई सही है, जो स्पीड बढ़ती है स्कीयर के लिहाज से, the friction force on the skier increases. State the effect of this increasing friction on the acceleration. Acceleration अगर ये 2 मार्क का होता तो एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। वाई? मैं खुद एक क्वेश्चन जनरेट कर देता हूँ, क्यों एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स नहीं, ये सुनो, देखो लड़के सुनो। ये एक तो ये कि आपने ये दूसरी दफ़ा सेंटेंस इस्तेमाल किया है कि स्पीड को मैच करने के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। दिस इज द रॉन्ग फिजिक्स, ये मैचिंग नहीं है, ये एक रिलेशन है कि व्हेन एक ऑब्जेक्ट मूव फास्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी, ठीक है। डोंट यूज़ दैट कि उसको मैच करने के लिए, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़ी सी कैजुअल एक्सप्लेनेशन हो जाती है। नहीं, देखें, एक्सेलरेशन लिंक होता है रिजल्टेंट फोर्स से, ये याद रख लें बात। एक्सेलरेशन डिक्रीज अगर कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज कर रही है, ठीक है। जब आपकी फॉरवर्ड फोर्स में से फ्रिक्शन माइनस होगी तो रिजल्टेंट छोटा हो जाएगा, क्या ख्याल है?
देखो फ्रिक्शन बढ़ रही है ना, फ्रिक्शन बढ़ रही है, आपकी फॉरवर्ड फोर्स थी मिसाल के तौर पे 50, फ्रिक्शन थी 5, अब फ्रिक्शन 6 होगी, 7 होगी, तो आंसर तो लेस आएगा। तो जब आप इसको एम ए करोगे, मास कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलरेशन भी लेस हो जाएगा। तो इस रिजल्टेंट फोर्स इज लेस, सो एक्सेलरेशन इज लेस। तो अपने नोट्स में ये ऐड कर लें कि एक्सेलरेशन को आपने इन टर्म्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इंटरप्रेट करना है, ठीक है। इवेंचुअली द स्पीड ऑफ द स्कीयर बिकम्स कांस्टेंट। अब वो जिसको तुम कह रहे थे ना वो मैच करती है, मैच का वर्ड फिर भी ना इस्तेमाल करो है। व्हेन द फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू द फॉरवर्ड फोर्स एंड द रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो, देन इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। क्या ख्याल है, सही कह रहे हो या नहीं? What can we say about the friction force when the speed is constant? Friction force, अब forces की वो बात कर रहा है, you need to be very particular. Friction becomes equal to the forward force. Forward force. और ज़रा और ज़्यादा मैं इसको अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ, resultant force becomes zero. ठीक है, जब रिजल्टेंट जीरो हो जाएगी तो फिर आपका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये बार बार 5-6 चीज़ों की रेपिटेशन आ रही है, ठीक है ना, फोर्सेस के लिहाज से। कहता है ऑन द एक्सिस स्केच अ पॉसिबल स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द सेकंड स्कीयर। पहला स्कीयर तो वो सीधा जा रहा था ना, तो इसका ग्राफ और टर्मिनल वेलोसिटी टाइम ही बनेगा कि उसकी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती जा रही है और एक्सेलरेशन डिक्रीज करता जा रहा है और फिर कांस्टेंट स्पीड आ गया और फिर वो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एम आई राइट? ये बिल्कुल वैसा ही बन गया। तो आप खाली इसको खाली फ्री फॉल तक ही लिंक ना करें। On your axis, mark with the letter A a region where the acceleration is not constant. Mark with letter B region where the speed is constant. यहां पर कौन कांस्टेंट है? और यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये उसने पूछा था, ठीक है। इट वाज अ कर्व्ड एरिया। फाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, जो अगले क्वेश्चन है वो मोस्टली ज़्यादा फोर्सेस बेस्ड ही है। मैं इसमें से एक डिस्टेंस टाइम का ना क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाता है। स्पीड टाइम हर तरफ है। अच्छा, एक्सेलरेशन का ग्राफ आ रहा है, एक्सेलरेशन और हाइट का, इसको ज़रा देख लें ये क्या कहता है इसमें, ठीक है। इस 14 को मैं देख लेता हूँ पहले, अगर मुझे कोई डिस्टेंस वाला मिल जाता है। स्पीड ये वाला डिस्टेंस वाला, ठीक है। एक ये वाला है, ये वाला है, ये भी डिस्टेंस का है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा चलें, हमारे पास दो आ गए डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस के इसको देखते हैं जी। अब डिस्टेंस की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी होती है, ऐसा ही है। जो dt ग्राफ होता है, ये तो बेसिक फंडामेंटल्स आप समझ लें। dt की जो स्लोप है दैट इज वेलोसिटी। कहता है डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज। स्लोप डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है? स्लोप डिक्रीज हो रही है, जिससे आप कह रहे हो कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। शाबाश। और बी एंड सी पे स्लोप कांस्टेंट है जी, स्लोप कांस्टेंट और स्पीड भी कांस्टेंट। स्टेट वेदर द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव एज शोन। ए बी में अगर आपकी स्पीड
अगर तो डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, बी और सी पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। कहता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इज ऑलवेज द टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम इज 40 सेकेंड, लेट मी सी द डिस्टेंस 50। तो आपके पास 50 में 40 आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसमें अब ये भी एक डिस्टेंस है, इसकी स्लोप कांस्टेंट है। कहता है डिस्क्राइब द मोशन फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, अब इसमें से 2 नंबर हमें कैसे मिलेंगे? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट आपने इसकी वैल्यू बतानी है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो इसका जरा ग्रेडियंट देखते हैं। 5/2 विच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। आफ्टर 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट, स्केच अ पॉसिबल शेप ऑफ द ग्राफ फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड। तो आप इसका ग्रेडियंट आप राइज भी कर सकते हो और इसको यूं एज अ कर्व्ड भी लेके जा सकते हो। 4 सेकेंड में ये हाँ कितना कर रहा है, तो ये आपकी इंक्रीजिंग स्पीड आ जाती है जिससे वजह से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाता है। हाउ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट शोज दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, अ हॉरिजॉन्टल लाइन parallel to time axis। एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे चले, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, दैट इज बेसिकली शोज दैट इट इज एट रेस्ट पोजीशन। ओके, ये क्वेश्चन मुझे कुछ थोड़ा सा लग रहा है जिसमें एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करने का वो कह रहा है। तो लेट्स सी, इस टेबल को ज़रा सेटल करते हैं। कहता है हाइट आपकी 350 है और एक्सेलरेशन 7.4 है। फिर हाइट आपकी रिड्यूस हो रही है, यानी यू आर स्लोपिंग डाउन, आप डाउन द स्लोप आ रहे हो ऐसे, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल में प्लॉट करने होंगे ये पॉइंट। आई होप प्लॉट द वैल्यूज गिवन इन द टेबल यूजिंग डॉट्स इन सर्कल, यानी कि आपके पास ये ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना, बल्कि डॉट्स इन सर्कल ऐसे आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। एंड ड्रॉ द बेस्ट कर्व ऑफ दीज पॉइंट्स, वो भी बताता हूँ कि बेस्ट कर्व फॉर दीज पॉइंट्स क्या। पहले तो वो बता रहा है कि ये है ही कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले पे हमारे पास है 7.4 एक्सेलरेशन है 350 पे, और ये 50 से लेके 350 तक, पहले इसको लेबल कर लेते हैं। लेबल हुआ है 350 पे 7.4 है। इसको साइज छोटा करूँ मेरे ख्याल में, एक मिनट। 350 लास्ट लाइन है और 7.4 किधर है? 1 2 3 4 में। एक मिनट, मुझे इसको चूज करने दें अ बेटर पोजीशन। ये ले वो 1 2 3 4। ये हमारे पास एक पॉइंट यहां पर आ जाता है, ठीक है जी। फिर दूसरा पॉइंट कितना है? 250 पे 3.6 है
250 मेरे पास आ रही है, ये 250 की लाइन है। अच्छा जी, इस पे 3.6, 1 2 3 4 5 6, अच्छा जी, इसको मैं दूसरा पॉइंट मार्क कर दूं इसको। अच्छा, दूसरा पॉइंट मार्क हो गया। तीसरा पॉइंट है 150 पे 150 पे 1.2, 150 पे इसको तो मैं डॉटेड लाइन में चला लेता हूँ, रेंज में आ रहा है ये कितना आ रहा है, 1.2 है। और ये फिर आखिरी वाला इधर है, 50 पे 0 है, यानी कि आपने इधर से स्टार्ट करना, ऐसे ही है। तो अब हमने 50 से स्टार्ट करना है। इसको ज़रा मैं छोटा करता हूँ साइज में। स्टिल ओहो, हाँ जी, अब इसकी जो बेस्ट फिट लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ पे है ना, ये पॉइंट ये यहाँ पर है। तो ये आपकी बेस्ट फिट लाइन बन जाती है। इसके अंदर कोई आपने किंक्स वगैरह नहीं डालने, कोई स्टॉपेज नहीं डालनी, वन गो में आपने बनाना होता है। ठीक है, ये आपकी बेसिकली ग्राफिकल स्किल उसने चेक की है। ओके, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द डिसेंट टू एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर? एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नहीं लड़के, ये क्या देख रहे, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है ना, ये देख, एक्सेलरेशन तो जू जू, अच्छा नीचे आ रहा है तो कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसे ही है ना। क्योंकि बेसिकली ट्रिक ये है कि आप ग्राफ को यूं देखना शुरू करते हैं तो आप वो मिस कर जाते हैं। असल में ग्राफ तो यूं आ रहा है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ठीक है, एक्सेलरेशन, हाँ जी, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है डिसेंट जब हो रहा है। द स्पीड ऑफ द स्फीयर, स्पीड ऑफ द स्फीयर क्या करोगे, आपका क्या आइडिया होता है? तो इसमें ज़रा सुन लो कि ज्यों ज्यों आप नीचे फास्ट होते हुए आ रहे होते हो, फ्रिक्शन बढ़ रही होती है, ऐसे ही है। जब फ्रिक्शन बढ़ रही होती है तो फिर आपका रिजल्टेंट कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन कम हो रहा होता है, और आपने ऊपर लिखा है एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन स्पीड तो बढ़ रही थी, स्पीड राइज हो रही थी ज्यों ज्यों आप नीचे आ रहे थे, स्पीड आपकी बढ़ रही थी। Acceleration becomes zero before the skier reaches the bottom of the hill. Use idea about the forces to suggest why this happened. Friction force is equal to forward force, ठीक है, force और zero resultant। डन हो गया? ठीक है, below a height of 50 meter, a further measurement shows that
acceleration of the sphere has a negative value. What does this mean is happening to the speed of the sphere in the last 50 meters? कहते हैं ये जो ग्राफ का ट्रेंड है ना, ये ऐसे बता रहा है कि ये नेगेटिव में जा रहा है, ग्राफ का जो ट्रेंड है। क्या ख्याल है, आपको भी लग रहा है? तो ये यहां से वैल्यू फिर नेगेटिव आ जाएगी, 0 से नीचे नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव वहां पर हो सकती है। अब ये देखिए, ये गाड़ी है, ये फॉरवर्ड फोर्स है और ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। दोनों को माइनस करोगे, रिजल्टेंट आएगा एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपकी ब्रेक्स इतनी ज़्यादा लग जाती हैं, जो कि स्कीयर लगाता है एंड पे रुकने के लिए, ऐसे ही है ना, तो आपकी फॉरवर्ड फोर्स कम है, आपकी ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका रिजल्टेंट दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपका जो है वो नेगेटिव साइन अपीयर होना शुरू हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ma। ये आपके पास रिजल्टेंट थी। अब फॉरवर्ड फोर्स थी 50, फ्रिक्शन हो जाती है 60। आंसर में नेगेटिव अपीयर होगा या नहीं होगा? आंसर में नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। हाँ, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब रिजल्टेंट फोर्स और मोशन ऑपोजिट हो जाते हैं तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को मैं यहीं पे रखता हूँ, ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेसन में जब हुआ या क्लास के अंदर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है, फाइन, ऑलराइट।